हेलो स्टूडेंट्स, विजय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपांकर। आज जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, एक जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, उसी शुरुआत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के बारे में। अब 1857 का जो रिवोल्ट है, इस रिवोल्ट को हम लोग मॉडर्न इंडिया का बेंचमार्क मानते हैं। बेंचमार्क क्यों मानते हैं? ठीक है, ऐसा क्या हुआ जो इससे पहले नहीं था और इस रिवोल्ट के बाद हुआ? तो ये कई सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों की हम लोग जवाब जानेंगे। क्यों हम हार गए, क्यों जो आपके इतिहासकार हैं इनके बीच में मतभेद हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, क्योंकि कई हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं यानी जिनको हम लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं कि ये पहली क्रांति थी, ये पहली आजादी की या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी या स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। बट कई जो इतिहासकार हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो हम लोग बच्चों जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास तीन प्रोस्पेक्टिव जो हैं वो आपके निकल के आते हैं। पहला प्रोस्पेक्टिव जो है वो प्रोस्पेक्टिव है ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट्स का, यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, भारत में आके उन्होंने अपना शासन को स्थापित किया, यानी इंडिया के अंदर उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। इस रूल के स्टैब्लिशमेंट के बाद यहाँ पे इन्होंने फिर हमें एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और इनके साथ जो लोग आए हुए थे उन्होंने भारत को जो देखा, जो जाना, इस हिसाब से इन्होंने एक इतिहास लिखा है। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग है उसको हम लोग कॉलोनियल राइटिंग कहते हैं। तो कॉलोनियल जो आपके इतिहासकार हैं उनका जो विचार है वो अलग है। फिर इसके बाद हमारे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हुए, यानी जो हमारे नेशनलिस्ट, कई लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो आपका 1857 जो आपकी रिवोल्ट हुए या भारत की जो आजादी का संग्राम था, इस संग्राम को बहुत ही करीब से देखा। तो इनका एक व्यू है। और फिर उसके बाद एक व्यू जो है वो है हमारा कम्युनिस्ट व्यू, या जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट व्यू कहते हैं। ये मार्क्सिस्ट व्यू जो है वो थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड है और उस हिसाब से चीजों को एनालाइज करता है। ठीक है, अगर हम किसी एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव की बात करें, से कि कोई व्यक्ति किसी भी एग्जाम की बात कर रहा है, या सपोज करिए कि आपको एक एसे राइटिंग लिखनी है और उस एसे के अंदर मान लीजिए हिस्ट्री का कोई एक इवेंट है, जिस इवेंट का एनालिसिस वो आपसे पूछता है या उससे रिलेटेड कोई ऐसे राइटिंग आती है, तो यहाँ पे जो हमारा अप्रोच रहता है वो अप्रोच जो होता है वो थोड़ा सा नेशनलिस्ट और थोड़ा सा मार्क्सवादी अप्रोच से हम लोग हिस्ट्री को लिखते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोगों ने कल जाना था, जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है उसके अंदर एक एसे राइटिंग होती है और एसे के अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड, लव फॉर योर कंट्री, ये आपका एग्जिबिट होना चाहिए इन योर राइटिंग। साथ साथ जो लॉजिकल पार्ट है वो आपने, जो मार्क्सिस्ट पार्ट है, वहां से पिक करने। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहली जो चीज थी वो थी बेटा 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने या अलग अलग हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इट वॉज अ सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी मतलब ये यहां पे कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी असल में वो कोई ऐसी क्रांति नहीं थी, और इस क्रांति के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सिपाही थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बाकी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इस क्रांति को एक सैन्य क्रांति कहने का जो रीजन है वो रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो मेन पार्टिसिपेटिंग फोर्स थी, इसके अंदर जो आपके पार्टिसिपेट करने वाले थे या जिन्होंने इसमें हथियार मुहैया कराए थे वो आपके सिपाही थे। वो हमारे जो सोल्जर्स ऑलरेडी सर्व कर रहे थे उन लोगों ने इसमें हथियार मुहैया कराए थे। इसलिए जो इतिहासकार हैं सर जॉन लॉरेंस, सीली एंड मैलिसन, ये तीन हिस्टोरियन इसको इंडिकेट करते हैं कि ये सिर्फ एक क्या थी, सिपॉय म्यूटिनी थी। दूसरा एक व्यू आता है, ये कहते हैं कि इट वॉज अ रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ठीक है, रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियन कहा गया। अब रिलीजियस वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियन कहने का जो मेन मोटिव था वो ये था क्योंकि ये वो समय था जिस टाइम पे जो आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भारत में बहुत ज्यादा एक्टिव थी। वो लोग क्या करते थे, वो लोग भारत के ऐतिहासिक रिचुअल्स को, हमारी जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इसका मजाक उड़ाते थे।
और इस मजाक की वजह से भी हमारे समाज का एक वर्ग था वो इनके खिलाफ था। तो इसीलिए ये कहते हैं कि भैया ये जो था वो आपका क्या है, धर्म के आधार पे किया गया एक युद्ध था, इट वॉज अ रिलीजियस वॉर। नेक्स्ट ये कहते हैं कि इट वॉज अ रेशियल स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, ठीक है, जेजी मेडली कहते हैं कि इट वॉज अ रेशियल स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिस स्ट्रगल के अंदर भारतीय ये कोशिश कर रहे थे कि वो अंग्रेजों से बेहतर हैं, इस बेहतरी के लिए ये जो स्ट्रगल है वो किया गया, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, टी.आर. होम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, और ये कहते हैं इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बेरियनिज्म। और ये जो बार्बेरिज्म है, ठीक है, इसको इन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तानी जो है वो आपके बार्बेरिक हैं, ये एक बार्बेरिक सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, बार्बेरिक कहने के पीछे हमारे समाज के अंदर जो आपकी व्याप्त कुरीतियां थी, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी आपकी गलत बातें थी, जो भी चल रहा था, जैसे सती प्रथा इस टाइम पे थी, ठीक है, बाल विवाह इस टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, पर्दा प्रथा जो है वो इस टाइम पे थी, औरतों को जो था वो शिक्षा, औरतों की जो शिक्षा थी वो निषेध थी। तो इन कई सारी वजहों की वजह से इन्हें कहा जाता है कि हम लोग जो थे वो बार्बेरिक थे और अंग्रेज जो है वो हमें सिविलाइज करने आए थे। इस पॉइंट को अगर हम लोग एक स्टेटमेंट में और समझें तो एक किताब है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किताब है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और ये जो बुक है वो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी की ये जो किताब है, वो किताब एक बार फिर से नाम सुन लीजिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, और दादा भाई नौरोजी ने इसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिटिसिज्म किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने ही ऐसे ही एक एड्रेसल में जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि किस तरीके से भारत जो था वो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, और किस तरीके से उस सोने की चिड़िया को एक्सप्लॉइट करके आज जो भारत है वो एक गरीब देशों में से एक है, या दुनिया की सबसे गरीब देशों में से एक है, जबकि हम लोग असल में ऐसे थे नहीं। तो इसके जवाब में जो ब्रिटिश सरकार का जो आंसर था, वो आंसर जो है वो ये कहता है कि हम लोगों ने ये जो तुम्हारी जो एक कीमत थी, जो कीमत तुमने चुकाई है, वो कीमत असल में क्या है, वो आपके सभ्य होने की कीमत है। यानी जो अंग्रेजों ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, जिस इन्वेस्टमेंट के बाद भारतीय सभ्य हुए, ये उस सभ्यता की कीमत जो है वो आपने चुकाई है, ठीक है। ये भारत जो आपके दादा भाई नौरोजी थे, उनके इस सवाल पे उन्होंने ये कहा था। यानी अंग्रेज जो है वो मानते थे कि हम लोग बार्बेरिक हैं, और अंग्रेजों की ये ड्यूटी है एक सुप्रीम रेस होते हुए कि वो भारतीयों को क्या करें, आपका सिविलाइज बनाएं, यानी कि सभ्य बनाएं। अगला एक था ये स्टेटमेंट कि इट वॉज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। अब इसको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहने का मेन मोटिव यह था क्योंकि 1857 की क्रांति में भारत के दो सबसे बड़े समुदाय यानी हिंदू और मुस्लिम ये साथ में खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ साथ में खड़े होकर इन्होंने इस क्रांति को में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसको एक हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना गया। अब कुछ हमारे राष्ट्रवादी जो लोग हैं, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उनकी अगर व्यूज को देखें तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, इन्होंने कहा कि ये जो है वो आपका वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस थी, यानी ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। ठीक है, तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो वीडी सावरकर कहते हैं। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट, इन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रवादी मूवमेंट था। ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन था, के एम पन्नीकर ने कहा। लाला लाजपत राय, इन्होंने इसके बारे में कहा अ पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल अपराइजिंग, कि ये एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक
ठीक है, राजनीतिक और राजनीतिक के साथ साथ जो है राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, राजनीतिक और साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन था ये। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी लाला लाजपत राय की बात का समर्थन किया और इन्होंने लिखा कि इट वॉज अ नेशनल अपराइजिंग। ठीक, इसके बाद डॉक्टर आरसी मजूमदार, इनका एक स्टेटमेंट है, नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आरसी मजूमदार का स्टेटमेंट है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। अब ये सारे के सारे स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन जो है वो हम लोग देखेंगे और एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोग खुद बताइएगा कि क्या ये सही मायनों में नेशनलिस्ट मूवमेंट था या नहीं था। ओके, सबसे पहले हमारे 1857 के विद्रोह के अगर हम कारणों की बात करें कि वाई रिवोल्ट ऑफ 1856 हैपेंड, इसके कारण क्या थे, तो 1857 की क्रांति ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में हो गई। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है वो आपकी एनफील्ड राइफल की वजह से हुई थी, कि एक एनफील्ड राइफल थी, उसके अंदर आपका सुअर और गाय की चर्बी थी और उस वजह से ये वॉर हो गया। असल में ये जो वॉर थी वो वॉर इतना छोटे से कारण से कभी भी क्रांति नहीं होती है। क्रांति जो होती है वो असल में किस वजह से होती है, जो पुरानी चली आ रही पॉलिसीज थी, जो अंग्रेजों ने हमारे पास एक 100 साल से जो वो हमारे साथ कर रहे थे, उन सारी चीजों का आउटकम ये था कि हम लोग जो हैं अब वो एकत्रित होने लगे, अब हम लोग इकट्ठे हो गए थे और इकट्ठा होने के बाद अब हम लोगों ने क्या करा, इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो ये एक दिन का या एक क्षण का या एक घटना की वजह से ये नहीं हुआ, ये असल में क्या हुआ, कई सारी जो घटनाएं हो रही थी ये उन घटनाओं का आउटकम था। ठीक है, इट वॉज द आउटकम ऑफ मेनी इंसिडेंसेस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा पॉलिटिकल कॉजेस। तो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर सबसे पहला यहां पे पॉइंट लिखा है बच्चों, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, अब जरा सब्सिडियरी अलायंस के बारे में समझते हैं। बेटा सब्सिडियरी अलायंस की जो शुरुआत हुई थी वो लॉर्ड वेलिसेली ने की थी। लॉर्ड वेलिसेली ने आपकी सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत की थी। अब सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है? सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है किराए की सेना, भाड़े की फौज। अब जरा समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत का तटीय हिस्सा, ठीक है, और ये गुजरात का हिस्सा है। यहां पे हमारे पास है अरब सागर और अरब सागर से बियॉन्ड यहां पे है हमारे पास सऊदी अरेबिया। सब्सिडियरी अलायंस की जब शुरुआत की गई थी तो सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत जो थी उसका मुख्य कारण यह था कि नेपोलियन जो है वो आपका सऊदी अरेबिया तक पहुंच चुका था और सऊदी अरेबिया तक पहुंचने के बाद चांसेस थे कि वो भारत पर आक्रमण कर सकता था। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई भी देश अपनी नेवी के रास्ते अगर जलीय मार्ग से हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उसको कम से कम क्या चाहिए, अपने शिप्स को, अपने जहाजों को रोकने के लिए बंदरगाह चाहिए। अपने जहाजों को रोकने के लिए बंदरगाह की जरूरत होती है। तो सब्सिडियरी अलायंस को लाने का जो मुख्य मकसद था वो मकसद ये था कि ये जो पोर्ट रीजन है, ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को कंट्रोल किया जाए और ताकि भारत भूमि का इस्तेमाल, ताकि कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया का यूज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना हो सके। तो वेलिसेली इस वजह से ये सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी या सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी ये लेके आया था। अच्छा, इस सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी के अंदर इन्होंने क्या करा था? ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी को साइन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य याद रखिएगा, सबसे पहला राज्य जो था वो था आपका निजाम ऑफ हैदराबाद। तो निजाम ऑफ हैदराबाद पहले थे जिन्होंने इस सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। ठीक है, नेक्स्ट, अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो इस क्षेत्र के अंदर यहां पे क्या चाहते थे, ये कोस्ट लाइन कवर करना चाहते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी के अंदर होता क्या था, मान लीजिए हमारे पास ये दो राज्य हैं, ए और बी। इन दोनों राज्यों में से जिस राज्य के बारे में
अंग्रेजों को लगता है कि यह राज्य हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सेना इस राज्य को ऑफर करते थे। होता क्या था, यह जो सेना होती थी, यह सेना के रख रखाव का खर्चा इस राजा की अपनी सेना के रख रखाव के खर्चे से ज्यादा होता था। धीरे धीरे ये जो राजा होता था वो क्या होता था, ये पूरी तरह से अंग्रेजों की सेना पे निर्भर हो जाता था, और धीरे धीरे जो उसका राज्य था, उसके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य का जो पूरा प्रशासन था वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाता था। यानी राजा जो पहले एक इंडिपेंडेंट किंग था, वो इंडिपेंडेंट किंग बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र का राजा यानी कि नॉमिनल किंग बन के रह जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे जो राज्य थे उन राज्यों को सब्सिडरी ट्रीटी के अंदर लाया गया। इसमें जो इनका मुख्य टारगेट थे, जो फर्स्ट जो प्राइमरी टारगेट थे, वो थे आपके कोस्टल कंट्रीज या कोस्टल जो स्टेट्स थी, वो इनका मेन टारगेट थे। अच्छा, वेलिसेली के बाद सेकंड आया आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो शुरुआत की थी वो की थी डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छा, डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किया। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत यदि किसी राजा की संतान नहीं है, अगर कोई किंग है और उसका अपना कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसे में उसके, देखो पहले के समय पे ये होता था कि अगर कोई राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो वो क्या करता था, अपने भाई के बेटे को या किसी भी पर्सन को XYZ वो गोद ले लेता था और गोद लेके वो राजा बना लेता था। अब यहां पे ये गोद लेने का अधिकार जो है वो राजाओं से छीन लिया गया। ऐसा कहा गया यदि आपके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, यानी अगर किसी किंग का कोई एयर नहीं है, तो ऐसे केस में उसके किंगडम को किस में मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इन्होंने कई सारे राज्यों को जोड़ा, जिन राज्यों में सबसे पहला जो राज्य था वो था सतारा। ये बेटा सतारा जो है वो आपसे मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राज्य जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत जोड़ा गया उसका नाम क्या था? तो जो किंगडम था उसका नाम था सतारा। तो सतारा राज्य को सबसे पहले जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद नागपुर, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, इसके बाद अवध 1856 में। अब अवध का जो एनेक्सेशन है, ये अवध का एनेक्सेशन जो है वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं था। अवध का जो एनेक्सेशन है या जो अवध को जोड़ा गया, अवध को जोड़ने का जो मोटिव था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी इन्होंने कहा कि अवध के अंदर जो काम है, जो अवध के अंदर प्रशासन है, वो ढंग से नहीं चल रहा है, और प्रशासन ढंग से नहीं चल रहा है, और भारत की सबसे बड़ी शक्ति होने के कारण यह हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करें। और इस वजह से अवध को जीत लिया गया। जैसे ही अवध के जो राजा थे, महाराजा थे, उनकी डेथ हुई, अवध के नवाब की डेथ होती है, उनकी डेथ के बाद अवध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज समझिए, ये तो रहा एक कारण। तो पहला कारण हो गया ये आपका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर हमारे पास सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है। सेकंड, एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को जोड़ना। और तीसरा जो आपका पॉलिटिकल कॉज है वो था बच्चों रिफ्यूजल ऑफ पेंशन टू नेटिव प्रिंसेस। देखिए अब यहां पे नेटिव प्रिंसेस के अंदर यहां पे हम किन राजाओं किन की बात कर रहे हैं? ये जो हमारे राजकुमार हैं, ये वो राजकुमार हैं जिन राजकुमारों को गोद लिया गया। ऐसे ही कौन थे? हमारे एक राजकुमार थे जिनका नाम इतिहास में, जिन्हें इतिहास नाना साहेब के नाम से जानता है। तो जो हमारे नाना साहेब थे, नाना साहेब आखिरी पेशवा, पूना के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो बाजीराव सेकंड के आपके ये अडॉप्टेड सन थे। जब इनकी किंगशिप की बारी आई, जब इनकी पेशवाशिप की बारी आई, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जो आपका ये क्षेत्र है वो आपका नहीं है। ठीक है, आप पेशवा नहीं हो, क्योंकि पेशवा की कोई संतान नहीं थी। ठीक है, इस बात को रिव्यू करने के लिए नाना साहेब जो है वो आपके कहां भेजते हैं? नाना साहेब ने लंदन भी अपने
लोगों को भेजा कि भाई मेरी बात जो है वो आप लंदन कोर्ट के अंदर करो, वहां पे भी इनकी बात नहीं सुनी गई तो इनको पूना छोड़ना पड़ा। फिर ये पूना छोड़ के कानपुर आए और कानपुर से इन्होंने फिर क्या करा, आपका 1857 के विद्रोह का संचालन किया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से में जो है इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉज को समझिए। सबसे पहला, कॉलोनियल कैरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली एक प्राइवेट फर्म है, एक कंपनी है, और उस कंपनी का, हर कंपनी की तरह ये कंपनी भी क्या चाहती है, मुनाफा चाहती है। जैसे हर कंपनी मुनाफा चाहती है, वो ये भी मुनाफा कमाने ही आई थी। और इस कारण से इन्होंने क्या करा, भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा किया। यानी इनको भारतीय इश्यूज में, यानी इंडियन इश्यूज में इन्हें कोई मतलब नहीं था। इनका जो मतलब था वो ज्यादा किसकी तरफ था, अपने मुनाफे की तरफ, अपनी बेनिफिट्स की तरफ। ठीक है। और जब इन्होंने अपने फायदे के लिए चीजों को करना शुरू किया, जब ये पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो गई, इस सेल्फ सेंटर्ड व्यूज की वजह से जो था, इन्होंने इंडियन एक्सप्लॉयटेशन को इंक्रीज किया। और इस इंक्रीज इन इंडियन एक्सप्लॉयटेशन का आउटकम क्या था कि हमारा जो वेल्थ ड्रेन था वो बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। दूसरी चीज, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, अब अगर मैं इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करूं तो इनकी भारत के अंदर जो रेवेन्यू सिस्टम थे, सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं। तो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर 3 सिस्टम इन्होंने भारत के अंदर लॉन्च किए। सबसे पहला था जिसको कहा गया परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। दूसरा कहा गया रैयतवाड़ी सिस्टम, और तीसरा था महलवारी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, यह सिस्टम क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के सही, शुरुआत से बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात से शुरुआत करते हैं। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट की जो शुरुआत हुई थी, यह शुरुआत हुई थी बंगाल में। तो परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत हुई थी बंगाल में। ठीक है। बंगाल को अगर हम लोग देखें तो बंगाल के अंदर जैसे ही ब्रिटिशर्स आपका पावर में आते हैं, और वो आते हैं बेटा, वो आते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो ये आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद ये आपके पावर में आते हैं। ठीक है। जब बक्सर की बैटल हुई थी, बक्सर की बैटल जो है उसे जीतते हैं, उसे जीतने के बाद ये पावर में आते हैं। 1764 की ये बैटल है। और जब ये पावर में आए तो पावर में आने के बाद इन्होंने अब एक लैंड से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया। बंगाल का जो सिस्टम था, यहां पे जो मुगल काल से जो आपका रेवेन्यू सिस्टम चला आ रहा था, उस सिस्टम के अंदर एक जमींदार होता था। ठीक है। इस जमींदार की ड्यूटी होती थी कि वो एक एरिया स्पेसिफिक से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। यहां पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो जो सिस्टम था उस सिस्टम को बरकरार रखा। ठीक है। उन्हीं लोगों को जमींदार बनाया, पर इसके अंदर क्या कर दिया, यहां पे एक अमाउंट उनको ग्रांट कर दिया कि भाई इतना पैसा जो है वो आपने देना है। ठीक है। यानी एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जो लैंड रेवेन्यू जितना भी आएगा, उतना जो रेवेन्यू है वो आपने देना है। ठीक है। जैसे एक लैंड है, इस लैंड को देख के इन्होंने कहा कि ये लैंड बड़ी अच्छी है, इसमें से 5 लाख का रेवेन्यू आ सकता है। तो आपको का काम है कि आप इसमें से 5 लाख का रेवेन्यू इकट्ठा करिए। बात ध्यान से समझिएगा। 5 लाख का रेवेन्यू अगर मेरा जमींदार इकट्ठा करेगा, और इस 5 लाख में जब वो इसको इकट्ठा कर लेगा, तो इस 5 लाख का 89% वो सबमिट करेगा किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास। 11% ये अपना सर्विस चार्ज लेगा, जो इसने सर्विसेज दी हैं, जो ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, वो 11% जो है वो जमींदार के पास जाएगा। अब इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम का फ्लॉ समझिए। मान लीजिए अगर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है
और ये जो आपका प्रोडक्शन है से ये 7 लाख का हो जाता है। 7 लाख का अगर ये प्रोडक्शन होता है तो 7 लाख के प्रोडक्शन में अभी भी, ठीक है, अंग्रेजों को 5 लाख का 89% ही देना होगा। ठीक है, तो बचा हुआ जितना है यानी 5 लाख के ऊपर जितना भी है, जितनी भी कमाई है, वो सारी की सारी जो कमाई होगी वो किसकी होगी? हमारे जमींदार की होगी। ठीक है, तो लगभग 55,000 उसे यहां से बचे, 55,000 उसने यहां से कमाया और प्लस 2 लाख, तो 2,55,000 जो है वो आपकी इनकम हो गई किसकी? हमारे जमींदार की। ठीक है, अब ये जो जमींदार की इनकम है, इस वजह से अब यहां पे अगर मैं जमींदार हूं तो मेरा एक माइंडसेट होगा। माइंडसेट क्या? कि मेरी अपनी जो इनकम है वो बढ़े, और अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो पीजेंट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करूंगा। तो इस वजह से क्या हुआ? हमारे जो पीजेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो गया। ठीक, नेक्स्ट रैयतवाड़ी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता है? रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इसे मुनरो सेटलमेंट भी कहते हैं। और मुनरो सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? यहां पे प्रॉब्लम ये थी कि नेटिव जमींदार्स जैसे बंगाल में थे वैसे नेटिव जमींदार्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट नहीं थे सदर्न इंडिया में। तो इस वजह से एक रैयतवाड़ी सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया गया। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो टाइप किया गया, यहां पे जो टाइप किया गया वो डायरेक्टली किया गया पीजेंट्स के साथ। वो डायरेक्टली किया गया पीजेंट्स के साथ, यानी फार्मर्स के साथ आपका डायरेक्ट टाइप है। इस डायरेक्ट टाइप का आउटकम ये हुआ कि अब पीजेंट्स जो भी कमाते थे, जो पीजेंट्स हैं उनको देना पड़ता था क्या? अपनी जमीन का, या जो टैक्सेस फिक्स होंगे वो फिक्स टैक्स जो है वो पीजेंट्स पे ऑफ करेंगे। पीजेंट्स को राइट ऑफ लैंड ग्रांट किए गए थे, और राइट ऑफ लैंड ग्रांट करने का मतलब पीजेंट्स के पास ये पावर थी, पीजेंट्स क्या कर सकते? अपनी जमीनों को गिरवी दे सकते थे, किसी दूसरे को दे सकते थे, अपनी जमीन को सेल ऑफ कर सकते थे। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? एक पार्ट और था कि ये जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम को बनाया गया था फार्मर्स वेलफेयर के लिए, ताकि जो फार्मर है उनका फायदा हो। पर असल में फार्मर्स का वो बेनिफिट हुआ ही नहीं। जैसा बेनिफिट सोचा था वैसा बेनिफिट फार्मर का नहीं हुआ। रादर जो फार्मर्स थे उनका इसमें नुकसान हुआ, उनकी जमीनें उनके हाथ से चली गई, और ढेर सारा जो लैंड, जो रेंट था वो उनके ऊपर बढ़ता चला गया। और इस सिस्टम ने इंडिया के अंदर जो आपका एक लैंड मनी लैंडर्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप कह लीजिए, वो ग्रुप जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, क्योंकि जो फार्मर्स होते थे वो अपनी जमीनें गिरवी रख के टैक्स चुकाया करते थे, जबकि इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन बनाया गया था कि जो आपका टैक्सेस हैं, जो टैक्स अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो टैक्स के अंदर रिडेम्पशन का भी प्रोविजन था, बट वो रिडेम्पशन कभी दिया नहीं गया, प्रैक्टिकली वो कभी दिया नहीं गया। इसका आउटकम ये रहा कि इंडिया के अंदर जो पीजेंट्स थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। थर्ड वन इज महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन था आपका परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम का। महलवाड़ी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होता था, गांव का एक समूह होता था, उसे महल कहा जाता था। ये आपका नॉर्थ इंडिया और पंजाब के अंदर इसको इंपोज किया गया। यहां पे जो आपका कलेक्टिव फार्मिंग का प्रोविजन बनाया गया, यानी जो टैक्सेस हैं वो आपका कलेक्टिव टैक्सेस जो है वो पे ऑफ करने होंगे, सबको मिल बांट के ये टैक्सेस को पे ऑफ करना होगा। और इस कलेक्टिव टैक्स को ड्रॉ करने के लिए, इसे लेने के लिए या तो कोई हेरिडिटरी रूलर होगा या तो कोई हेरिडिटरी रूलर होगा, या सरकार किसी जमींदार को इसमें अपॉइंट करेगी। तो यहां पे रैयतवाड़ी के अंदर हमारे पास कौन होते थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, और महलवाड़ी के अंदर हेरिडिटरी रूलर होते थे। तो इसके अंदर जो है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं।
ठीक है। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, इन सिस्टम्स ने इंडिया के अंदर जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशंस थी वो बद से बदतर कर दी। और जब हमारे फार्मर्स की कंडीशन बद से बदतर हुई तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, क्या करना? रिवोल्ट करना। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास रिवोल्ट के लिए एक ग्रुप तैयार हो रहा है। देखिए हमारे पास जो पीजेंट्स हैं वो तैयार हो गए, एक तरफ हमारे राजा हैं वो भी तैयार हो गए। ठीक है, ये भी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक। अगला, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाले पॉइंट को समझिए। सपोज करिए आपके ऊपर टैक्स इंपोज हो रखा है 5 लाख का, 5 लाख का आपको टैक्स देना है। और सपोज करिए 10 रुपी पर केजी ये आपका वीट की क्रॉप का रेट है। 100 रुपी पर केजी ये आपकी इंडिगो की क्रॉप का रेट है, यानी नील की खेती का रेट है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो नील की खेती करेगा। अब नील की खेती का आउटकम ये था कि इसकी खेती करने से जो आपका सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो आपने टैक्सेस को पे करने के लिए आपने इंडिगो का प्लांटेशन तो कर लिया या अफीम की खेती तो कर ली। ठीक है, पर इस खेती के बाद जो आपका खेत होता था वो कोई और चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। बट स्टिल आपके सर के ऊपर जो है वो टैक्सेस, जो ब्रिटिशर्स है उनका टैक्सेस है, वो टैक्सेस बियर है। तो यहां पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे वो आपके फोर्स करते थे किसको? पीजेंट्स को, या जमींदार आपके फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि कमर्शियल क्रॉप्स को बो बजाय फूड क्रॉप के। और यही रीजन था कि इंडिया में जब जब आपके फेमाइन आए तो फेमाइन में आपकी कई सारी जानें जाया करती थी। नेक्स्ट, सीजिंग ऑफ जमींदारी। अब इसमें क्या हुआ? कई सारे जमींदार थे, उनकी जमींदारी को छीन लिया गया। अब ये जमींदारी का छीनना इसी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर हम लोग समझते हैं। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को एक नाम से और जाना गया, सनसेट सेटलमेंट। अच्छा, सनसेट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? जमींदार को जो टैक्स देना था उस टैक्स को उसे सनसेट तक पे ऑफ कर देना था। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये कहा गया कि जमींदार को हर महीने की 15 तारीख को टैक्स देना है, ये जो पैसा है उसको कलेक्ट करके देना है, और जमींदार जो है वो इस 15 तारीख तक टैक्स पे ऑफ नहीं कर पाया, यानी 15 तारीख को जैसे ही सनसेट होगा नेक्स्ट डे क्या होता था, उससे उसकी जमींदारी छीन के उसकी लैंड को किसी और पर्सन को ऑक्शन कर दिया जाता था। इस वजह से जो हमारे जमींदार थे उनसे उनकी जमीनें, जो वो पुश्तैनी जमीनें चली आ रही थी, उन जमीनों को अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया। आउटकम, रिवोल्ट। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। अब अगर हम ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस की बात करें कि ब्रिटिशर्स जो थे वो आपके, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इंडियन लोगों के कस्टम्स कल्चर्स को मॉक किया करते थे। राजाओं के जो कोर्ट में ये बैठा करते थे और कोर्ट में राजा के बिहाफ पे डिसीजन लिया करते थे, जिससे राजा जो था उसकी जो सोवेरेनिटी थी वो सोवेरेनिटी खत्म होती चली जा रही थी। और जब यहां पे जो क्वेश्चन था वो किंग की सोवेरेनिटी का आया, तो इस वजह से जो कई सारे जो किंगशिप्स थी उन्होंने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिशर्स के अंदर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करना शुरू किया। साथ साथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जो था, जैसे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के अंदर ही पढ़ा था कि वो लोग हमें बारबेरिक मानते थे और वो हमारी कस्टम्स कल्चर्स प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते थे, हमें मॉक करा करते थे। इस वजह से भी जो थे, जो लोग थे, उन्होंने रिवोल्ट करा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सोशियो रिलीजियस कॉजेस।
देखिए, कल मैंने आपको आधुनिकता का मतलब बताया था, मॉडर्नाइजेशन का मतलब बताया था, और मैंने मॉडर्नाइजेशन का मतलब मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो पुराने कस्टम्स चले आ रहे हैं, कल्चर्स के जो आपके फ्लॉजेज हैं, उन फ्लॉजेज को खत्म करना और एक नए नजरिया से चीजों को देखना। अब भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने का एक अच्छा इंपैक्ट इंडिया के अंदर यह पड़ा कि इंडियंस को एक्सपोजर मिला वेस्टर्न कल्चर का, और वेस्टर्न जो बुक्स थी वो बुक्स जो है वो हमने पढ़नी शुरू करी। इन बुक्स को पढ़ने के बाद हमारे पास दो टाइप की विचारधाराएं, दो टाइप की आइडियोलॉजी जो है वो निकल के आई। ठीक है, एक आइडियोलॉजी ये थी जिन लोगों ने कंप्लीटली कंप्लीटली इंडियन जो आपका कल्चर था उसे डिस्कार्ड कर दिया। दूसरी आइडियोलॉजी ये थी जिन्होंने ये चीज को समझा कि जो ब्रिटिशर्स अपने साथ कल्चर लाए हैं वो कल्चरल एलिमेंट्स हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे देश के कस्टम एंड कल्चर के अंदर वो चीजें पहले से ही हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रह्म समाज। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के ऊपर ही एक किताब लिखी थी इन्होंने, अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। और जब ये मोनोथीज्म के ऊपर जो इन्होंने बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने जो हमारे उपनिषद हैं, उन उपनिषद के अंदर जो परम ब्रह्म की बात करी गई है, परम ब्रह्म की बात करी गई है, इस परम ब्रह्म की बात को इन्होंने इंडिकेट किया है। तो परम ब्रह्म जो है बेटा वो क्या है, जिससे हर चीज का जन्म हुआ, जिसने गॉड को बनाया, जिसने इंसान को बनाया। तो मोनोथीज्म के अंदर जो सिंगुलैरिटी होती है, जो सिंगल गॉड होता है, वो सिंगल गॉड कौन है? वो वही परम ब्रह्म है जिन्हें फॉर्मलेस गॉड कहा जाता है, जिन्हें अल्लाह कहा जाता है, या जिन्हें क्रिश्चियनिटी में गॉड कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में इसी को परम ब्रह्म कहा गया उपनिषद में। तो इसे राजा राममोहन रॉय जो है वो इंडिकेट करते हैं, और वो कहते हैं कि जो एलिमेंट की बात ये कर रहे हैं वो एलिमेंट हमारे रिलीजन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय ने क्या दिया? एक नया प्रोस्पेक्टिव दिया अपने धर्म को समझने का, कि वेस्टर्न लाइट में जो एक साइंटिफिक लाइट है, उस साइंटिफिक लाइट के अंदर हमें हमारे धर्म को समझने की, टटोलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो चीज था वो था आपका रिलीजियस एनलाइटमेंट। अब जब हमारे पास ये रिलीजियस एनलाइटमेंट हुआ, तो इस रिलीजियस एनलाइटमेंट के बाद अब जो लोग थे उन्होंने एक नए नजरिए से अपने धर्म को समझना शुरू किया। और जहां पे हमारे समझ में ये आने लगेगा कि भैया जो चीजें हैं वो आपकी सेम है, यानी जिस आइडियोलॉजी की ये बात अब कर रहे हैं 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से ये जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी तो भारत के अंदर जो है वो 2000 साल पहले से है। ठीक है, तो यहां पे जो अंग्रेज अपने आप को कह रहे हैं कि वो सुप्रीम है, तो वो सुप्रीमेसी कहां आई? जब हमारा जो लिटरेचर है वो भी वही बात कह रहा है जो इनका मॉडर्न लिटरेचर कह रहा है, तो यानी कि जो सुप्रीमेसी है वो है ही नहीं। और यहां से फिर निकल के आई तीसरी विचारधारा, जिस विचारधारा को कई सारे जो बाद के स्कॉलर्स हैं, हमारे जो बाद के रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, वो मानते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो आपका बेसिस है कई सारे रिलीजन का, इनके अंदर कई सारी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, बस हमें एक नई लाइट में देखने की जरूरत है। ऐसी ही आइडियोलॉजी को मानते थे स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, तो अब हम इसी पार्ट के अंदर बात करेंगे। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, भारत के अंदर जो कस्टम्स थे उन कस्टम्स को चेंज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है, कि जो काम कर रहे हैं आप वो गलत है। जैसे सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया। हमारे देश में होता था कि भैया जो सतियां होती थी, जब कोई सी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस फीमेल को जला दिया जाता था। जरा एक बात को सोचो, जस्ट इमेजिन कि एक समय है, एक लड़की है जिस लड़की की उम्र अभी जो है वो 12-15 साल भी नहीं है। यहां पे हम लोगों को देखने को मिलती थी पॉलीगैमी, यानी एक आदमी की कई सारी वाइफ्स हुआ करती थी। ठीक है, और ऐसे में उसकी जो शादी है, 15 साल की बच्ची की जो शादी है वो आपकी एक 60 साल के विडो के साथ करा दी जाती थी। ये प्रैक्टिस भी हमारे इंडिया में होती थी। और 15 साल की बच्ची जिसने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा, ठीक है, घर आते हुए भाई कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, और वो 60 साल का जो बूढ़ा था उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद ये जो
फीमेल है, इसे उठा के हम लोग सती माता कह के जला देते थे। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो गलत बातें हैं, इन गलत बातों के खिलाफ हम भारतीयों ने ही आवाज उठाई। हमारे भारतीयों में ही जो आपका शिक्षित वर्ग था उसने आवाज उठाई और अंग्रेजों को इन ऐसे रिचुअल्स को बंद करना पड़ा। पर इसका प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो धर्म को नए नजर से नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और वो लोग जो ओपन माइंड से नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया? इसमें रिवोल्ट कर दिया। इसके अलावा जो मिशनरीज थी वो हमें पर, ये तो बेटा एक ये वो हिस्सा हो गया जो हमारा एक नेगेटिविटी लिए हुए। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। जब हमारे ही रिलीजन के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब हमारे ही रिलीजन के अंदर सारे एलिमेंट हैं, जब आपके धर्म के अंदर सब कुछ है, ठीक है, तो आप एक दूसरी आइडियोलॉजी को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, समझ रहे हैं? और जब आप सेकंड किसी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में जो मिशनरीज थी, वो मिशनरीज ने क्या कर दिया? यहां पे अब वो ग्रीड को लेके आए, लालच को लेके आए। लालच क्या? कि तुम्हारी ये जो कंडीशन है, आप लोगों की ये जो सामाजिक कंडीशन है, वो इसलिए है क्योंकि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, इसीलिए तुम ऐसे हो, इसलिए तुम इतने पिछड़े हुए हो, इसीलिए हम अंग्रेज होके तुम पे रूल कर रहे हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। और अगर तुम क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? कई सारी चीजें, कई सारी जो आपके फॉरेन एजुकेशन मिलेगी, हमारी तरफ से, मिशनरी की तरफ से तुमको इतना पैसा दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। कई सारे प्रलोभन दिए जाते थे भारतीयों को, और इस वजह से कुछ भारतीय ऐसे होते थे जो कन्वर्ट हो जाते थे। अब मिशनरीज ने क्या करना शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनाया, और प्रेशर बना के ये कहा कि ऐसे जो कन्वर्टेड इंडियंस हैं, इन कन्वर्टेड इंडियंस के राइट्स की, इनके भी राइट्स जो हैं वो सेफगार्ड होने चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856। अब ये रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट क्या कहता था? ये कहता था कि अगर कोई रिलीजन कन्वर्ट कर दे, अब होता क्या है भाई, एक पिता है, एक पिता के 3 पुत्र हैं। जो सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़े बेटे ने क्या कर लिया? अपना धर्म बदल लिया। तो पिता क्या करेगा? पिता यही तो करेगा, निकल जा मेरे घर से, ठीक है, आज से मुझे अपनी शकल मत दिखाना, चले जा यहां से, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, और आज से तू जो मेरी जायदाद है उसमें भी तेरा हिस्सा खत्म। ठीक है, अब अगर जायदाद चली जाती, तो सीधी सी बात है ना, तो अंग्रेजों को क्या हासिल हो जाता? इसलिए वो लाए रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। यानी यदि किसी भी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, एक पर्सन अगर उसने अपना रिलीजन चेंज किया है, तो सिर्फ रिलीजन चेंज करने की वजह से उसे पैतृक संपत्ति से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यह था रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। यानी इन्होंने क्या कर दिया? हमारे घरों के अंदर जो परिवार थे, उनको परिवार के लेवल पे, यानी फैमिली लेवल पे ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया। और इसके खिलाफ जो थी वो आवाज उठी, किनकी? हमारे रिबेलियंस की। ठीक है, अब बात करते हैं मिलिट्री कॉजेस की, आर्म पर्सन्स। ठीक है, (1854) देखिए मिलिट्री कॉजेस। अब जरा मिलिट्री कॉजेस समझिए इसको, क्योंकि हम लोगों ने सैन्य रिबेलियन भी कहा था, तो मिलिट्री कॉजेस समझने बहुत जरूरी हैं। अब मिलिट्री कॉजेस की अगर हम लोग बात करें, देखिए एक पर्सन है, ठीक है, 2 लोग हैं, एक है यूरोपियन, एक है भारतीय। दोनों एक ही समय पे आर्मी के अंदर भर्ती हुए, दोनों ने सेम ट्रेनिंग करी। ठीक है, अब हमें क्या देखने को मिलता है? जो ब्रिटिशर्स है, जो यूरोपियन है, वो एक गैजेटेड ऑफिसर बन गया, वो लेफ्टिनेंट बन गया, वो कर्नल बन गया, वो कैप्टन बन गया। हमारा जो भारतीय था, उसको वो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यानी इंडियंस जो थे, उनको प्रमोशन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पहली बात। ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये
एक्सप्लॉयटेशन था हमारे सोल्जर्स का जो सदियों सदियों से चला आ रहा था। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने क्या करना शुरू किया, ठीक है, इन्होंने क्या करना शुरू किया, भारतीय सोल्जर्स को मॉक करना शुरू किया। हम लोग फिर भी चुप रहे। तीसरी बात, इन्होंने क्या करना शुरू किया, हमसे काम ज्यादा कराया जाता था और तनख्वाह कम दी जाती थी। सैलरी भैया आपकी 1:8 का रेशियो होगा। किसी काम के लिए मान लो एक अंग्रेज है, उसे 8 रुपए मिल रहे हैं, वही काम बेचारा भारतीय कर रहा है 1 रुपए, यानी सैलरी भी कम। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी, तब भी भारतीय चुप थे। हम तब भी चुप थे, हमारे सोल्जर्स तब भी चल रहे थे। हमारे सोल्जर्स को सही मायनों में कहा जाता था पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, यानी कपड़ों में, एक वर्दी में एक जो हालत एक फार्मर की होती है, वो हालत थी हमारे देश के सोल्जर्स की इस 1857 के समय पे। इतना एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है हमारे सोल्जर्स का। अब सोल्जर जो है वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब सोचो, एक सोल्जर है, उसको पोजीशन किया गया पूरे भारत में कहीं भी, और ये आया किसके द्वारा? जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसमें क्या कहा गया? भैया एक सोल्जर है पूरे भारत में, इसको कहीं पे भी भेज दो, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कहीं पे भी भेज दो। बंगाल में यह आया था, बंगाल के अंदर कहा गया जितने नए रिक्रूट होंगे उन रिक्रूट्स को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और भारतीयों को अब क्या करा जाने लगा? दूसरी जगह प्लेस किया जाने लगा, दूसरी जगह अलग अलग जगहों पे भेजा जाने लगा। और इसके बावजूद एक सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, क्योंकि ये सर्विस रूल के अंदर था, भारतीय इस पे अंगूठा लगा चुके थे, तो यहां पे भारतीयों को जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी एडिशनल फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था। एक ब्रिटिश सोल्जर को इवन अगर उसको उसकी बटालियन से बाहर कहीं पोस्टिंग मिलती थी, भैया मान लो कि वो बंगाल में है, बंगाल से मद्रास में भेज दिया, तो उसके लिए आपका फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलता था। एक भारतीय को यहां से भेज दिया श्रीलंका, और श्रीलंका में भी उसे फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलता था। क्या करेगा वो? रिवोल्ट नहीं करेगा तो? अब बेचारा इतना दूर है, घरों से दूर है, और घरों से दूर पहले यह होता था कि जो चिट्ठियां लिखा करते थे, ठीक है, पत्र लिखा करते थे, और कम से कम वो पत्र तो मुफ्त में जाया करते थे। एक तो सैलरी नहीं है, ठीक है, दूसरा जो अपनी भावनाएं अपने घर वालों को बता सकते हैं, उसके लिए भी अब पैसे देने पड़ रहे थे। किसके द्वारा? जब ये पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में, तो जब आपका ना पैसा है, ठीक है, ऊपर से हर चीज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, इन सारी चीजों ने ना प्रमोशन हो रहा है, इन सारी चीजों ने भारतीयों के अंदर भर दिया, भारतीय सोल्जर्स के अंदर भर दिया गुस्सा। अब ये गुस्सा कहां फटा? ये फटा इमीडिएट कॉज के नाम पे। इमीडिएट कॉज में क्या था बच्चों? जो ब्रिटिश जो आर्मी थी वो यूज करती थी एक ब्राउन ब्लेस मस्केट, एक ब्राउन ब्लेस मस्केट नाम की एक बंदूक जो है इसका इस्तेमाल करती थी ब्रिटिश फोर्सेस। इस मस्केट को रिप्लेस करा गया एनफील्ड राइफल से। अब एनफील्ड राइफल जो है हल्की हुआ करती थी, ज्यादा जल्दी आपकी भर जाती थी, और इसे ऊपर से टॉप फिल्ड किया जाता था, यानी आपके हाथ में एक बारूद होता था, बारूद के अंदर आपकी गोलियां होती थी, और इसे आप ऊपर से भरते थे, छर्रा और वो एक साथ भरा जाता था, ऊपर से आप इसे ठोकते थे और रेडी टू फायर। ये जल्दी जल्दी आपकी रिलोड होती थी, हल्की थी, इजी टू कैरी थी, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब होता क्या था बच्चों? इस राइफल के पाउच को आप अपने दांतों से खोलते थे। अब दांतों से खोलते थे, दांतों से ही क्यों खोल रहे हो? हाथ से क्यों नहीं फाड़ दे रहे हो? तो गाइस याद रखना, यहां से चले गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? जॉ मसल। हमारे जबड़े की मसल, जबड़े की मांसपेशियां शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है, याद रखेंगे इस बात को। अगला, तो अब क्या हुआ? अब यहां पे ये मुंह से खोलनी पड़ती थी। मुंह से खोलने की वजह से क्या होता था? इसे वाटरप्रूफ करने के लिए इसके ऊपर आपकी फैट की एक लेयर होती थी। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग खेल आया। फैट की एक लेयर होती थी। अब ये अफवाह उड़ी
कि ये जो आपकी फैट की लेयर है ये सुअर और गाय की चर्बी से बनी है। ठीक है, अब ये जो फैट की लेयर है असल में ये बनी नहीं थी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बात फैली, जैसे ही ये बात फैली तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू किया, इन राइफल्स को, इन कार्ट्रिजेस को वापस मंगाना शुरू किया। अब जैसे ही ये कार्ट्रिज वापस आने लगी, अब इनको कंफर्म हो गया कि भैया ये तो बनी ही किससे है, आपकी इससे है, इसीलिए अंग्रेजों वापस बुला रहे हैं। ये तो बनी ही आपकी सुअर और गाय की चर्बी से है, इसीलिए अंग्रेज इसे वापस बुला रहे हैं। ठीक है, तो जहां ये बात आई तो पूरे के पूरे क्षेत्र में एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया किन्होंने, भारतीय सैनिकों ने। ठीक है, और इसी घटनाक्रम में एक इवेंट हुआ 29 मार्च 1857 में, जब बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स की गोली मार के उन्हें घायल कर दिया। एक की हत्या कर दी, जो सीनियर सार्जेंट था उसकी हत्या कर दी, और 2 और ऑफिसर्स को गोली मार के घायल कर दिया। ठीक है, जो मंगल पांडे थे बेटा वो किससे बिलोंग करते थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। इस बात को याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे कि मंगल पांडे की कहां से बिलोंग करते थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे बिलोंग करते थे। अब क्या हुआ, अब ये जो आपका आग थी, ये जो फायर थी, वो फायर पहुंचती है मेरठ, और यही इंसिडेंट जो है वो मेरठ में होती है। मेरठ में थी आपकी 3rd नेटिव कैवलरी। 3rd नेटिव कैवलरी के सोल्जर्स को बोला जाता है कि चलो अब आप गोली चलाओ, फायर ट्रेनिंग के लिए आप गोली चलाओ। ये लोग मना कर देते हैं, तो 80 सोल्जर्स को जो है वो उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है, और इनको कोर्ट मार्शल करके 10 साल का आजीवन कारावास, 10 साल का सश्रम कारावास या फोर्स जो आपका इंप्रिजनमेंट है, रिगरस इंप्रिजनमेंट है, वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये बात पूरी की पूरी बटालियन में फैलती है, और इसी के साथ ही 10 मई 1857 को जो आपके रात के समय जो भी आपके इन्फेंट्रीमेंस थे वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। इन सबको आजाद करा लिया जाता है, सारे सोल्जर्स को आजाद करा लिया जाता है, और जो भी ब्रिटिश ऑफिसर यहां पे था उन सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार के अब ये लोग जो हैं वो दिल्ली की तरफ को निकल पड़ते हैं और वॉर क्राई देते हैं, नारा देते हैं, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो के नारे के साथ ये जो रिवोल्ट है, इसके जो सेनानी हैं वो आपके चल पड़ते हैं। ठीक है, 11 तारीख को 1857 में ये दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और दिल्ली कैप्चर करने के बाद वहां पे एक बूढ़ा इनका इंतजार कर रहा होता है, या वो बूढ़ा बैठा हुआ होता है, जिन्हें हम मुगल डायनेस्टी का आखिरी रूलर कहते हैं। नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे राजा हैं, चलिए अब आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए और भारत को आजाद कराइए अंग्रेजों से। ये रही आपकी सेना। तो अब बात करते हैं हमारे जो ये रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट के सेंटर्स कहां कहां थे और इसके कौन कौन प्रोमिनेंट लीडर्स थे। तो इस रिवोल्ट के सबसे पहले लीडर हमारे थे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर जो थे वो थे आपके दिल्ली से। अब बहादुर शाह जफर क्योंकि ओल्ड एज में थे, तो यह पॉसिबल नहीं था कि वो खुद लड़ाई में जाएं और खुद लड़ाई में पार्टिसिपेट करें। बहादुर शाह जफर का लीडरशिप अपने हाथ में लेना, यह 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी कहा जा सकता है। 1857 के रिवोल्ट की सबसे वीकेस्ट लिंक हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर था दिल्ली, और दिल्ली में ही जो आपका कमांड थी वो एक कमजोर राजा के हाथ में थी, एक कमजोर पर्सन के हाथ में थी, जो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो खुद बैटल लड़ सके। ठीक है, ऑल्दो बहादुर शाह जफर की जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो पोएट्री है, इनके जो भाषण है, उन भाषणों को जब हम पढ़ते हैं तो उन भाषणों में आपका पूरा का पूरा देश प्रेम छलकता है। ठीक है, पर फिजिकली प्रेजेंट ये नहीं हो सकते थे क्योंकि एज ज्यादा थी। अब जब ये खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, तो आर्मी की जो लीडरशिप थी वो आई हमारे
इनके कमांडर के हाथ में, और कमांडर का नाम था बख्त खान। तो ये हैं बच्चों हमारे बख्त खान, और ये थे आपके रियल कमांडर जिन्होंने दिल्ली से अंग्रेजों को भगाया। ठीक है, इस रिवोल्ट के एंड में, वॉर में ही, बैटलफील्ड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर की बात करें तो जब आपकी लड़ाई खत्म हुई, तो लड़ाई खत्म होने के बाद इनके बेटों को गोली मार दी गई। ठीक है, और इनको डिपोर्ट कर दिया गया, कहां, म्यांमार, यानी रंगून इनको भेज दिया गया। और इनकी जो फेवरेट वाइफ थी जीनत महल, इनके साथ, तो जीनत महल के साथ इनको भेज दिया गया, जहां कुछ साल बाद इनकी डेथ हो गई। इनके सारे जो एयर थे, जो इनके बच्चे थे, उन बच्चों को गोली मार दी गई। ठीक है, अगले जो रूलर आए, अगले जो हैं वो हैं हमारे नाना साहब। नाना साहब को ढोंडू पंत इनका असली नाम है, इस नाम को नोट कर देंगे प्लीज। तो नाना साहेब ढोंडू पंत के नाम से इन्हें जाना गया। ये कौन थे? ये पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे। तो पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे कौन? हमारे नाना साहेब। अब नाना साहेब की अगर हम लोग बात करें तो नाना साहेब जो थे वो आपके पूना में थे। पूना से इनको एग्जाइल कर दिया गया। जब एग्जाइल कर दिया गया तो फिर ये पहुंचते हैं कहां? कानपुर। ठीक है, ये कानपुर को उसके रूलर से फ्री करते हैं, अंग्रेजों को कानपुर से हटाते हैं, और फिर ये बहादुर शाह जफर को कांटेक्ट करते हैं। अपने आप को कहते हैं पेशवा, कि मैं अब क्या हूं? पेशवा हूं। तो अपने आप को पेशवा कहते हैं। बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप भारत के रूलर हैं और मैं आपका गवर्नर हूं। तो ये खुद को बहादुर शाह का गवर्नर कह के कानपुर से रिवोल्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब कानपुर का फॉल होता है तो कानपुर के फॉल के साथ ये कहां चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल के बाद, इसके बाद, इस घटना के बाद इन्हें कभी देखा नहीं गया, कि इनका इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। नाना साहेब के बाद थे हमारे पास तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली नाम था बच्चों रामचंद्र पांडुरंग टोपे। रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका रियल नेम था। तात्या टोपे ये हैं हमारे। ठीक है, और ये नाना साहेब के बहुत ही क्लोज थे। 1857 के रिवोल्ट में जब आपका फॉल हो जाता है, इसका कानपुर का फॉल हो जाता है, तो ये आपके फिर जंगलों में चले गए। जंगल से जब आपके तात्या आपके फ्लड कर जाते हैं, जब वो नेपाल चले जाते हैं, तो तात्या टोपे की पूरी सेना के साथ ये रानी झांसी का सपोर्ट करते हैं। रानी झांसी के फॉल के बाद भी तात्या जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर जारी रखते हैं। जंगलों में थे, जंगलों से आते हैं, जंगलों से आके अंग्रेजों को मारते हैं, फिर जंगलों में भाग जाते हैं। इस वॉरफेयर को ये कंटिन्यू करते हैं अलग अलग जगहों से। ऐसी ही जगहों में जब ये आपके ऐसे भटक रहे थे, तो इन्हीं का एक दोस्त होता है, इन्हीं का एक जमींदार दोस्त होता है, वो गद्दारी करता है और तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, पकड़ने के बाद 15 अप्रैल 1859 में बहुत ही ब्रीफ ट्रायल इनके ऊपर चलाया जाता है और इनको सीधा फांसी की सजा दे दी जाती है। ठीक है, अब बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की जो दास्तान है, ये दास्तान भी आपकी एक बड़ी सैड सी स्टोरी है। बेगम हजरत महल जो थी, ये आपकी एक लो बॉर्न थी, एक निचले परिवार में पैदा हुई थी। उसके बाद इन्होंने डांस करना सीखा और डांस करते करते ये आपके नवाब के कोर्ट में डांसर बनी। वहां से फिर ये नवाब की वाइफ बनी और वाइफ बनने के बाद कुछ समय तक ये उनकी मेन वाइफ रही। उसके बाद इनका बेटा भी हुआ। बेटे का नाम जो था बेटा वो था बिजरस कादिर। ठीक है, ये माइनर था। जब ये माइनर था, इसी टाइम पे इनके हस्बैंड नवाब ऑफ लखनऊ की डेथ हो जाती है और मिस एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगा के लखनऊ को आपका जोड़ लेते हैं ब्रिटिशर्स, किसमें? अपने एम्पायर में। जैसे ही ब्रिटिशर ये करते हैं तो 1857 में हजरत महल जो है वो आपकी क्या करती हैं? वो क्राउन को संभाल लेती हैं, इनका माइनर सन बिजरस कादिर के नाम पे। और ये क्या करती हैं? एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर हिंदू और मुस्लिम की बराबर संख्या वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करती हैं। तो इनके ऑफिस के अंदर, इनके कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में थे और दोनों मिलके जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने फिर जैसे ही लखनऊ को जीता, तो लखनऊ जीतने के बाद जो बेगम हजरत महल थी, ये भी कहां फ्लड कर गई? नेपाल फ्लड कर गई। ये भी नेपाल चली गई। इसके बाद इतिहास में इनके बारे में भी कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं हमारे मौलवी अहमदुल्ला।
मौलवी अहमदुल्ला ये आपके नेटिव रूलर थे, कहां के? मद्रास के। तो मद्रास से ये थे, ठीक है। सिर्फ नॉर्थ इंडिया इसलिए आए ताकि अंग्रेजों को मार सकें, ठीक है। तो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए नॉर्थ इंडिया आते हैं। नॉर्थ इंडिया आने के बाद ये फैजाबाद में रिवोल्ट को लेड करते हैं। फैजाबाद से ये आपके लखनऊ पहुंचते हैं और बेगम हजरत महल की सेना की कमान संभालते हैं, और यहीं पे लड़ते लड़ते इनको वीर गति प्राप्त होती है, ठीक है। तो ही डाइड इन बैटलफील्ड, इनको भी आपकी वीर गति प्राप्त हुई, कहां? बैटलफील्ड में। और फिर लास्ट में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये आपकी झांसी के राजा गंगाधर राव की विडो थी। इनका एक स्टेप सन था, इनका एक बेटा था, ठीक है, एक एडॉप्टेड सन था जिसका नाम था दामोदर राव। हुआ ये कि जैसे ही गंगाधर की राव की डेथ हुई, दामोदर राव को अगला राजा मानने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करते हुए इनके किंगडम को अपने में जोड़ लिया। और इसके बाद जो आपकी रानी झांसी थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आपका लोहा लेना शुरू किया, अपनी सेना एकत्रित करी, और जैसे ही 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, इस बिगुल के बचने के साथ ही इन्होंने क्या करना शुरू करा? आपका वॉर शुरू कर दी। इन्होंने एक बैटल क्राई दी, जिस बैटल क्राई को कहा गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और इस नाम से, इस बैटल क्राई के साथ इन्होंने आपका वॉर शुरू कर दी। 1 साल तक ये आपके अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेती रही। इन्होंने ग्वालियर फोर्ट को भी जीता, ठीक, और ग्वालियर से वापस जब ये झांसी जीतने की कोशिश कर रही थी तो नहीं जीत पाई। यहां पे इनको लड़ते लड़ते जब इनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको मारने वाला जो था, जिन्होंने को हराया या मारा, उसका नाम था ह्यूग रोज। और ह्यूग रोज ने, जब रानी झांसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद ह्यूग रोज ने इनकी लाश पे कुछ शब्द कहे थे, और वो शब्द थे कि पूरी झांसी में एकमात्र मर्द यही था, अगर ऐसे मर्द और होते तो हम शायद कभी झांसी नहीं जीत पाते। ये था इस वीर नारी की ब्रेवरी, ठीक है। तो इनको भी जंग के मैदान में वीरगति प्राप्त हुई। अब जब ये सब कुछ था, तो फिर ये जो रिवोल्ट था वो फेल क्यों हुआ? क्या कारण थे कि ये रिवोल्ट फेल हो गया? तो सबसे पहला कारण था लैक ऑफ लीडरशिप। मैंने आपको बताया कि सेंटर में जहां से रिवोल्ट की शुरुआत हुई, वहीं पे जो हमारा राजा था, वो राजा आपका वीक था, राजा कमजोर था, ठीक है। तो लैक ऑफ लीडरशिप, एक सशक्त सेना, यानी हम ये थे कि हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे, एक रिवोल्ट नहीं था, छोटे छोटे हिस्सों में टूटे हुए थे, हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था, एक लीडर नहीं था। और एक लीडर का ना होना, एक सशक्त लीडरशिप का ना होना, यह हमारी सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी बात, इंफीरियर वेपन। अंग्रेजों के पास थी एनफील्ड राइफल, जिस एनफील्ड राइफल को चलाने से मना किया गया, उसी एनफील्ड राइफल से आपका फिर से युद्ध हुआ, और हम लोग उस एनफील्ड राइफल का मुकाबला कर रहे थे तलवार और ढाल से, ठीक है। और अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट ब्रिंग नाइफ इन अ गन फाइट। जब गोलियां चल रही हो तो चाकू लेके नहीं आते, अनटिल एंड अनलेस आप क्या हैं, साउथ की किसी मूवी के हीरो हैं। अगला, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मासेस। अब जो बुद्धिजीवी वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने, या वो लोग जो परिवर्तन चाह रहे थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। कई सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से इस बैटल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट, उन्होंने इनकी तरफ से पार्टिसिपेट किया। यानी अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश आर्मी ही दो हिस्सों में टूटी हुई थी, एक जो आपकी रिवोल्ट कर रही थी, दूसरी वो जो रिवोल्ट सप्रेस कर रही थी, ठीक है। तो यह विद्रोह भारतीय का भारतीय से था, ठीक। नेटिव रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, ठीक है। अंग्रेज इस बारे में ये कहते भी हैं, हिस्टोरियन कहते हैं कि अंग्रेजों का स्टेटमेंट था कि भैया ये जो तूफान की तरह ये जो आपकी क्रांति आई थी, इस क्रांति का सामना जो अंग्रेज, जो नेटिव रूलर्स थे, उन नेटिव रूलर ने पेड़ों के समान किया, जिससे हमारा साम्राज्य बच गया।
अगला रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, रेलवेज थी, ठीक है, टेलीग्राफ मेन था इसमें टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में टेलीग्राफ हो गया या आपका पोस्टल सिस्टम हो गया, एक वेल डेवलप्ड पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, ये मदद करता था अंग्रेजों की किसी भी मैसेज को ज्यादा जल्दी पहुंचाने में, बजाय हमारे रेवोल्यूशनरीज के। तो हमारे जो रिबेलियंस थे उनके पास जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो जब तक कोई मैसेज, जहां हमारा रिबेलियन खुद पर्सनली देके जाता था, अगर उसे उसमें 10 दिन लगते थे, अंग्रेज जो है उस काम को 3 दिन में पहुंचा देते थे। तो इससे जो अंग्रेज थे उन लोगों के पास सीधे अपने आप ही एक एक्स्ट्रा एज था, जिस वजह से ये रिवोल्ट फेल हुआ। अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का क्या प्रभाव पड़ा भारत में? तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा बेटा वो था भारत में कंपनी रूल की समाप्ति। कंपनी रूल की समाप्ति का मतलब, इससे पहले भारत में जो टॉप मोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर होता था उसे कहते थे हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता था। इस पोजीशन को, इस पद को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इस पद की जगह एक पोजीशन बनाई गई वाइस रॉय ऑफ इंडिया की। तो अब ये क्या हो गया? वाइस रॉय हो गया। और वाइस रॉय क्या होता था? इंडिया के अंदर ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि। यानी जैसे अभी हमारे देश में जो राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल आपका राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है ना, राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वैसे ही ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव होता था। कौन? वाइस रॉय। दूसरा, इसके बाद अंग्रेजों ने एक्सपेंशन पॉलिसी अपनी खत्म कर दी, यानी इन्होंने कहा कि अब हम अपनी जो सीमाएं हैं वो नहीं बढ़ाएंगे। और सीमाएं क्यों नहीं बढ़ाएंगे? देखा जाए तो अंग्रेज जिन जिन जगहों को जीतना चाहते थे वो सारी की सारी जगहें जो थी वो इनके पास आ चुकी थी ऑलरेडी। अगला, द एंड ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। अंग्रेजों ने कहा कि अब हम भारत के अंदर कोई भी रिफॉर्म नहीं करेंगे। तो कोई भी रिफॉर्म जो है वो अब इंडिया के अंदर नहीं होगा, कोई भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, कोई भी बदलाव वो अब भारत के अंदर नहीं होगा। और फाइनली जो आर्टिलरी थी यानी जो तोपखाना था, इस तोपखाना का खाने की सारी जो जिम्मेदारी थी अब वो अंग्रेज ऑफिसर्स के हाथ में दी गई। भारतीयों के हाथ से जो आर्टिलरी थी उसे ले लिया गया और इसके साथ साथ अब अंग्रेजों को यानी यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर ब्रिटिश जो फोर्सेस थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उसके अंदर इंक्रीज करा गया। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आई होप यू लाइक इट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप लोग जो है हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इमीडिएटली जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई करूंगा। ठीक है, वन मोर थिंग गाइस, ये वाला जो पार्ट था ये आपका उन एग्जाम्स के लिए है जो बच्चे आप लोगों का एसएससी, सीडीएस या एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। ठीक है, बाकी जो बच्चे टिपिकली बैंक को देख रहे हैं या इंश्योरेंस सेक्टर को देख रहे हैं, कल जो मेरा लेक्चर रहेगा वो उसी पे रहेगा। तो कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इकोनॉमिक्स, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विद दैट नोट, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।